Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ahsan Zafar and today we are going to our 13th lecture. 13th lecture किसके बारे में है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। हम लोग कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका लास्ट टॉपिक बनता है। उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाती है और आपके न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स आएंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का एक रफ सा आइडिया इनिशियली लेते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर से मुराद क्या है? जब आप किसी कैपेसिटर को सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको राइट साइड पे एक फ़िगर दिखाई दे रही होगी, एक आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा जिसमें VB एक सोर्स लगा हुआ है और VC कैपेसिटर की वोल्टेज है। तो जब हम लोग स्विच को A के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास सर्किट इस तरह से कंप्लीट होगा कि आपका जो सोर्स है उससे करंट रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर तक पहुंचेगा और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करेगा। तो उसकी ऊपर वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करेगी और इसके रिज़ल्ट में जो नीचे वाली प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज को डिपॉजिट करेगी। ठीक है, और ये कब तक डिपॉजिट होता रहेगा? जब तक ये मैक्सिमम अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट कर ले या इसकी प्लेट्स के दरमियान में मैक्सिमम अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस ना आ जाए। तो ये प्रोसेस चार्जिंग कहलाता है। कैपेसिटर की चार्जिंग एक्सपोनेंशियल होती है। इसका जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है Q इज़ इक्वल टू Q नॉट इंटू 1-e⁻⁻⁻t/RC, इसको हमने आगे जाके डिस्कस करना है कि ये कैसे आता है। लेकिन यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये एक्सपोनेंशियल है। ये एक्सपोनेंशियल क्यों है? कि जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता जाता है वैसे वैसे उसकी प्लेट्स पर मज़ीद चार्ज को लाना मुश्किल होता जाता है, यानी कि उसके ऊपर मज़ीद चार्ज कम होते जाते हैं। चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। लेट अस सपोज़ ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वो मज़ीद आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। तो हमें काफ़ी मिकदार में काम करना पड़ेगा या बैटरी को काफ़ी अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा कि वो मज़ीद पॉजिटिव चार्ज को इसकी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर सके। उसकी वजह से जो चार्जिंग प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। और वही कर्व आपको बता रही है कि इनिशियली कर्व बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेंड होने लग गई और फिर आखिर में आके बिल्कुल फ्लैट हो गई। अब फ्लैट कर्व इज़ शोइंग कि ये अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस नहीं क्रिएट किया जा सकता। सिमिलरली डिस्चार्जिंग, अब उसी सर्किट को देखें, अगर मैं स्विच को पॉइंट B पे कनेक्ट करता हूं तो व्हाट विल हैपन? आपकी बैटरी सर्किट के अंदर से निकल गई। अब आपके पास सिर्फ कैपेसिटर है। कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट्स है वहां से चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करने लग जाएंगे, रजिस्टर के थ्रू गुजरेंगे और फ़्लो करते रहेंगे यहाँ तक कि कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग कर्व से जो बात आपको नज़र आएगी कि इनिशियली डिस्चार्जिंग बहुत तेज़ी के साथ हुई, आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्जिंग भी स्लो होती जाती है, यानी कि डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल है क्योंकि प्लेट के ऊपर जो चार्ज बाकी रह गया उसकी मिकदार कम होती जा रही है। जब उसकी मिकदार कम होती जा रही है तो डेफिनेटली हमारे पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो उसके एक्सप्रेशन को अगर हम देखें Q इज़ इक्वल टू Q नॉट e⁻⁻t/RC, तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल ही होती है। बताता जाऊँ यहाँ पर Q क्या है? चार्ज डिपॉजिटेड है, और Q नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी डिपॉजिटेड। Q क्या है? चार्ज डिपॉजिटेड, और Q नॉट मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी डिपॉजिटेड। जबकि T जो सा है ये टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। R इज़ फॉर रेजिस्टेंस एंड C इज़ फॉर कैपेसिटेंस। अब इसको डिटेल में देखते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है। सर्किट तक जो चार्जेस पहुंच रहे हैं उनको वहां तक पहुंचने में कितनी रेजिस्टेंस का सामना है। तो ये दो चीज़ें जो सी हैं ये बताएंगी कि कितनी तेज़ी के साथ चार्जिंग होगी और कितनी तेज़ी के साथ डिस्चार्जिंग होगी। एक्सप्लेनेशन में हम एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं जिसमें एक रजिस्टर R लगा हुआ है
एक स्विच लगा हुआ है, एक पोटेंशियल सोर्स लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हमने एक सर्किट कंसीडर कर लिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज था उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, यानी टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर कितना चार्ज मौजूद था, Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो मौजूद था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज डिपॉज़िट होता चला जाएगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिपॉज़िट होता चला जाएगा और कितना चार्ज इस तक पहुंचेगा, जितना रजिस्टर अलाउ करेगा। जितनी रजिस्टर्स की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे उतना ही चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी चार्जिंग इस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करने से जो चार्ज आपका कैपेसिटर की प्लेट तक पहुंच रहा है उसमें फ़र्क पड़ रहा है। हम सपोज़ ये कर लेते हैं कि किसी टाइम t पर आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, यानी उसने कितना चार्ज स्टोर कर लिया, उसने Q0 चार्ज स्टोर कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, Q0 इज़ रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अब जब इतना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर डिपॉजिट हो गया है तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू EMF ऑफ द बैटरी, यानी कि CV। मैक्सिमम कितना चार्ज अब इसके ऊपर स्टोर करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस इनटू EMF ऑफ द बैटरी। अब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो चार्ज स्टोर हुआ वो किसके बराबर आया, दैट इज़ इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर RC। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसका एक लंबा चौड़ा प्रूफ वैसे मौजूद है, लेकिन चूँकि वो बुक का हिस्सा नहीं है इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। फ़िलहाल उसने बात इस तरह से ही बताई हुई है बुक के अंदर। ऑथर ने इतना ही बताया है कि हमारे पास जो चार्ज डिपॉजिटेड है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, उसके लिए ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, यानी Q इज़ इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर RC। जबकि E इसमें क्या है, E कांस्टेंट है, हमें पता है ये एक्सपोनेंट होता है, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.7182। यहाँ से इतनी बात तो समझ आ गई कि हमारे पास जो चार्ज स्टोर्ड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है RC जो है, इसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट बेसिकली RC के प्रोडक्ट को बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। और ये टाइम कांस्टेंट ही बताता है कि कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा और कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो अगर मैं चार्जिंग के हवाले से बात करूं तो आपको यहाँ पे सर्किट एक अलग से बना हुआ दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी के साथ हमने एक रेजिस्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगा लिया। तो वैसे अभी तक हम लोग जो बातें करते आए हैं वो कन्वेंशनल करंट के हवाले से बातें करते आए हैं। यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉनिक करंट दिखा दिया है, तो परेशान नहीं होना, जो एरो हेड बने हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से बने हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकले और कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गए। इस तरह ही पॉजिटिव एंड से निकले चार्जेस निकले और जाकर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया। अब इसको चार्जिंग के रास्ते में कहाँ पर रुकावट मिल रही है, जहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है। जो पॉजिटिव चार्जेस आपके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर कैपेसिटर के टर्मिनल तक पहुँचेंगे तो रास्ते में उनको रेजिस्टर मिल रहा है। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतना ही चार्ज को ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर की प्लेट तक पहुँचने में। इसका मतलब क्या है कि R की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटर ज़्यादा देर लगाएगा चार्ज होने में। तो ये बात आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि RC के अंदर अगर R की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो टाइम की कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने का मतलब कैपेसिटर अब ज़्यादा टाइम लगा रहा है चार्ज होने में। इसी तरह अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दिया जाए, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होंगे तब हमें ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट करना पड़ेगा, डेफिनेटली उस केस में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो
अगर मैं सी की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करता हूँ तो प्रोडक्ट की ओवरऑल वैल्यू तो इंक्रीज़ हो जाएगी, टाइम कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और टाइम कांस्टेंट इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर को अब चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब कैपेसिटर को फुली चार्ज कैसे कंसीडर किया जाता है, या कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर कैपेसिटर की चार्जिंग को चेक किया जाता है। तो टाइम कांस्टेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आपका कैपेसिटर अपने टोटल चार्ज की 63.2% क्वांटिटी डिपॉजिट कर चुका होता है। कैसे कि एक कैपेसिटर है वो क्यू नॉट चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कितनी है, क्यू नॉट। जब वो क्यू नॉट के 63.2% तक चार्ज डिपॉजिट कर चुका होता है तो हम कहते हैं एक टाइम कांस्टेंट पूरा हो गया। So time constant is the duration of time for the capacitor in which 63.2% of its maximum value charge is deposited on the plates। कि मैक्सिमम जितना प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया जा सकता है उसका 63.2% चार्ज डिपॉजिट हो चुका है, तो एक टाइम कांस्टेंट पूरा हो गया। ये किधर से आया, 63.2% किधर से निकल आया, कोई जादुई इल्म तो नहीं था। तो उसको हम लोग देखते हैं कि 63.2% कहाँ से आया। हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन था Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब यहाँ पर अगर मैं T की जगह आर सी पुट कर दूँ, T की जगह आर सी पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। जब 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 को आप सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर जब आप ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसकी रिज़ल्ट आता है, वो आता है 0.632। ठीक है, आपको ई की वैल्यू पीछे बता दी गई थी, दोबारा दिखा देता हूँ। ई की वैल्यू कितनी थी, 2.7182। ई की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड इट 0.632। इसको Q ओवर Q नॉट के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा Q ओवर Q नॉट इज़ इक्वल टू 0.632, और जब इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 63.2%। यानी हमारे पास Q बाई Q नॉट का रेशो क्या आ गया, 63.2%। तो यही 63.2% है जिसकी बेस पर आप टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं। फिर जो नीचे ग्राफ सा बना हुआ है राइट साइड पर, उसको देखें कि टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की वजह से क्या हुआ। तो जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम होता है वो जल्दी चार्ज हो जाता है, और जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा देर लगाता है चार्ज होने में। तो ग्राफ के अंदर ये बात आपको ऐसे ही दिखाई दे रही होगी। उसके बाद डिस्चार्जिंग के लिए भी ऐसा ही मैकेनिज़्म है। अगेन उसका फिगर देख लें जो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे डायग्राम बनी हुई है, जो सर्किट बना हुआ है। देखें बीच में से हमने सोर्स को निकाल दिया, डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया है। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट हुए थे वो पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ फ़्लो करेंगे। अगेन फ़्लो करने के रास्ते में कौन पड़ा हुआ है, रजिस्टर पड़ा हुआ है जो कि चार्जेस के फ़्लो को रोकेगा। जितने इस आर की वैल्यू ज़्यादा होगी चार्ज का फ़्लो करना उतना ही मुश्किल होगा। तो उसकी वजह से आपकी डिस्चार्जिंग स्लो होती जाएगी। जिस तरह चार्जिंग स्लो हुई थी उसी तरह से डिस्चार्जिंग भी स्लो होती जाएगी। यानी यहाँ पर भी आपका टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन डिस्चार्जिंग के लिए जो एक्सप्रेशन आपका वो अब थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पर आपको 1 माइनस नज़र नहीं आ रहा, सिंपली Q इज़ इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी हो गया। तो फिर इस केस में हम लोग टाइम कांस्टेंट को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, डिस्चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट किस तरह से मेजर किया जाएगा। अब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। जब आपका कैपेसिटर 36.7% तक डिस्चार्ज हो चुका होता है तो उस वक्त जो टाइम कांस्टेंट होता है वो 1 टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। डिस्चार्जिंग के केस में जब आपका कैपेसिटर 36.7% तक डिस्चार्ज हो चुका होता है तो उस वक्त आपका टाइम कांस्टेंट 1 टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। फाइंड करने का तरीका अगेन वही है, आपने करना क्या है, टी की जगह आर सी पुट करना है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर -1 आ जाएगी। यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करें, यू विल डेफिनेटली फाइंड 0.367, और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 36.7%। तो Q बाई Q नॉट इज़ इक्वल टू 36.7
50%। ये आपके पास डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट आ गया। अब अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो वहाँ से देखकर नज़र आता है कि जितना आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जितना टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उतना ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, और जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा कैपेसिटर उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशंस आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल्स के जो इंजन आते हैं उस पर लिखा होता है CDI। इससे पहले ये IDI आता था, अब ये CDI नई टेक्नोलॉजी है। इट इज़ नोन एज कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन, यानी इसके अंदर कैपेसिटर इस्तेमाल हुए हुए होते हैं और कैपेसिटर्स के डिस्चार्जिंग को इस्तेमाल करके इग्निशन करवाई जाती है। अब चूँकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम लोग इंजन के अंदर नहीं जाएंगे, जितना लिखा हुआ है उसको उतना ही मान लेंगे। तो होता क्या है कि कैपेसिटर लगे हुए होते हैं और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के थ्रू हम लोग इग्निशन करवाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं और उस जले हुए पेट्रोल को कंज्यूम करके गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन। इससे पहले इंडक्टिव डिस्चार्ज इग्निशन होती थी, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं था। यूँ समझ लें कि उसमें हमारे पास लॉसेस ज़्यादा होते थे और वो इग्निशन भी स्लो थी। उसकी निस्बत CDI टेक्नोलॉजी एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विंडशील्ड्स के अंदर, विंडशील्ड के जो वाइपर्स हैं, बेसिकली मैंने शुरू में बताया था, वाइपर्स के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है। अब वाइपर्स की डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। जब आप उसको स्लो स्पीड पर चलाते हैं, सबसे कम स्पीड पर चलाते हैं, तो एक दफ़ा चलता है, फिर वो रुकता है, फिर वो चलता है, फिर वो रुकता है। तो हो क्या रहा होता है, उसका कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो आपका वाइपर एक दफ़ा चलता है, उसके बाद कैपेसिटर दोबारा चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। जब वो चार्ज हो जाता है तो वाइपर आपका दोबारा चलता है, फिर आके रुक जाता है। तो इस तरह से वाइपर्स के अंदर भी कैपेसिटर इस्तेमाल हुआ होता है। इसके अलावा कैमरास की फ्लैश कैन्स के अंदर भी कैपेसिटर ही इस्तेमाल हुआ होता है। फ्लैश कैन वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है आपका, जहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल स्टार्ट में ये बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन ऑफ कैमरा जो सा है हैव टू बी लेफ्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन फ्लैशेस, यानी कि फ़्लैश जब आप कर रहे होते हैं तो फ्लैशेस के दरमियान में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है। होता क्या है कि कैपेसिटर आपका चार्ज होता है, जब वो मैक्सिमम चार्ज होता है तब वो मैक्सिमम फ्लैश देता है। उसके बाद जब वो फ्लैश देता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद उसको दोबारा चार्ज होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो ये थोड़ा सा गैप बीच में देना ज़रूरी है। इस तरह से फ्लैश कैन्स के अंदर आपके कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, या कोई कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है जो उसके फ्लैश को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद वाई कैपेसिटर कैन नेवर चार्ज अप फुली। एक कैपेसिटर आइडियली कभी भी चार्ज नहीं हो सकता, फुली चार्ज नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली आइडियली तो हम कहते हैं कि चार्ज हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली फुली चार्ज नहीं हो सकता। फुली चार्ज ना होने की वजह क्या है कि जैसे जैसे उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर मज़ीद चार्ज को उसके ऊपर डिपॉज़िट करना मुश्किल होता जाता है। तो एक वक्त आता है कि मज़ीद चार्जेस उसकी प्लेट के ऊपर डिपॉज़िट नहीं हो पाते, तो हम कहते हैं कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। हालांकि वो 100% चार्ज नहीं हुआ होता, लेकिन वो मैक्सिमम चार्ज हो गया होता है, यानी कि जितनी उसकी एबिलिटी होती है उसके मुताबिक वो चार्ज हो चुका होता है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग RC, इसका मैंने बता दिया है आपको कि RC को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वाई फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेज इन ए कैपेसिटिव DC सर्किट्स। अगेन करंट का फ़्लो कम क्यों होता जाता है। जब हम लोग DC सर्किट्स की बात करते हैं उसके अंदर कैपेसिटर जब चार्ज होता है, अगेन द रीज़न विल रिमेन द सेम। कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, उसके प्लेट्स के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद चार्जेस को उसके ऊपर डिपॉजिट करवाना या उसके थ्रू गुजारना मुश्किल होता जाता है। इसी वजह से करंट की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता सर्किट के अंदर कम होती जाती है और इवेंचुअली करंट रुक जाता है। इसी वजह से इसको DC ब्लॉकिंग बोलते हैं कि DC के अंदर एक ही साइड से करंट आ रहा होता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो मज़ीद करंट को सर्किट के थ्रू पास नहीं होने देता। तो सबसे पहला जो हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी शुरू में, बिल्कुल वो यहाँ पर आकर साबित हो जाती है। आज के लिए यही सब कुछ था। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट टॉपिक चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। फर्दर क्वेरीज़ वगैरह के लिए आप अपने टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।